माय नेम इज सोहम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग पिछले लेक्चर्स के कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स को करेंगे जो उसी पैटर्न्स पे हैं। एक्चुअली लास्ट लेक्चर बहुत लंबा हो गया था तो मैंने उसको वहीं पे कट कर दिया था। तो इस लेक्चर में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितने भी मैं प्रॉब्लम्स लूँगा ना वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के होंगे और ये सारे प्रॉब्लम जेई में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, सपोज 2 माइनस पी, पी, 2 माइनस आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the power n, then the value of p square minus alpha square plus 6 alpha plus 2p equal to what। तो यहाँ पे क्या है ना कि 4 consecutive terms दिया हुआ है। अब ये नहीं पता है कि वो टर्म्स कौन कौन सा है, लेकिन वो सारे कंजिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट है। किसमें? 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा? अब बोलो सर, एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस डॉट 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 आपके पास क्या होगा? एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा? एन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये आपका एक आरथ टर्म है। ठीक है, एक आपका आर प्लस वंथ टर्म है, एक आपका आर प्लस टूथ टर्म है, एक आपका आर प्लस थ्रेथ टर्म है और एक यही 4 टर्म्स है ना आपके पास, 4 टर्म्स दिया हुआ। तो बताओ कि आरथ टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा? अब बोलोगे सर, जब फर्स्ट टर्म हम देख रहे थे तो वहाँ पे जीरो था, एन सी जीरो। जब सेकेंड टर्म देख रहे थे तो वहाँ पे एन सी वन था। तो आरथ टर्म में क्या होगा आपके पास? एन सी आर माइनस वन। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है? आर प्लस वन टर्म क्या होगा आपके पास? एन सी आर होगा। आर प्लस टूथ टर्म क्या होगा? एन सी आर प्लस वन होगा। और आर प्लस थ्रेथ टर्म क्या होगा? एन सी आर प्लस टू होगा। ठीक है, अब क्या ये सभी की वैल्यू दे रखी है ना? ये कितना दे रखा है? दिस इज इक्वल टू 2 माइनस पी, दिस इज इक्वल टू पी, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताओ मेरे को, क्या आप ये जानते हो? एक मिनट। हाँ, तो क्या आप जानते हो कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हाँ, आप कर सकते हो, आप इस दोनों को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है। एक आपका n है, एक आपका r है, p है, ये सारे इतने सारे नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या बोले कि हम बोल करते हैं क्या कि अगर इस दोनों को ऐड करो तो क्या p कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल। इस दोनों को ऐड करें तो क्या अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या वहाँ से n और r में इक्वेशन आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। जो नहीं कि हमने जो सीखा हर टाइम रेशियो निकालना वही करना है। समटाइम्स हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस पी प्लस पी। अब बताओ, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर क्या होगा? एन प्लस वन सी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये है एक आपके पास इक्वेशन। नेक्स्ट देखो कि अगर मैं क्या करता हूँ, लास्ट के 2 टर्म्स को ऐड करता हूँ, दैट इज एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर प्लस टू। तो क्या है आपके पास? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। आर क्या है? आर प्लस टू। क्या हो जाएगा? एन प्लस वन सी आर प्लस टू। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? इसकी वैल्यू बोलोगे सर, इस दोनों को ऐड करेंगे ना, 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक आ गया हमारे पास n प्लस वन सी आर प्लस टू इक्वल टू कितना आपके पास? ये भी 2 है। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है ना? इक्वल। तो जब दोनों इक्वल है 2 के, तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
क्या हो जाएगा आपके पास n+1 इक्वल टू n+1 तो जब भी आपके पास NCX इक्वल टू NCY होता है तो वहां पे दो सिचुएशन हो सकता है, आइदर x इक्वल टू वाई, ठीक है, आइदर आपके पास क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू एन। तो क्या यहाँ r और r+2 इक्वल हो सकते हैं? नहीं। तो क्या सिचुएशन बनता है हमारे पास कि r+r+2 शुड बी इक्वल टू r+r+2 इक्वल टू n+1। देन n की वैल्यू कितनी हो गई 2r+1। मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है। अब हमारे पास क्या था, देखो कि जब हमने निकाला था यहाँ पे आपके पास n+1 CR इक्वल टू 2 आया था। तो यहाँ पे पुट करते हैं आपकी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू जब हम वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास था वो n+1 CR इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू आई 2r+1 CR इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 2r+1 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे हम, कितनी पुट कर रहे हैं 2r+1 दैट इज n+1, तो +1 होगा। तो 2r+2 फैक्टोरियल अपॉन r+2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल किसके आ जाएगा आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना ना बहुत ही हैक्टिक है और उस क्वेश्चन में सफिशिएंट डाटा दिया भी नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट। और ये एक्चुअली मैं बाय मिस्टेक ये प्रॉब्लम को ले लिया बस आपको दिखाने के लिए कि समटाइम्स क्या होता है कि जेई में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर सही होता तो कितना लाजवाब क्वेश्चन होता। आप बिल्कुल क्या सोच के जाते, रेशियो निकालना, वहाँ पे आपको सम करना पड़ता, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बोनस था उस ईयर का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार ट्राई करो। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ये दिया हुआ है x+y⁴n। अब बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा tr+1 इक्वल टू, तो आप बोलोगे NCR इंटू x⁴n−r इंटू y⁴r। तो जब हमें सेकेंड टर्म निकालना है t2 तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट विल बी NC1 इंटू x⁴n−1 इंटू y⁴1 इक्वल टू कितना दिया गया है 135, इक्वेशन 1। नेक्स्ट t3 क्या हो जाएगा NC3 इंटू t3 आपके पास क्या हो जाएगा NC2 इंटू x⁴n−2 इंटू y⁴2 इक्वल टू कितना है 30, सेकेंड टर्म। और नेक्स्ट आपके पास फोर्थ टर्म जो है t4 इक्वल टू r की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, NC3 इंटू x⁴n−3 इंटू y⁴3 इक्वल टू हाउ मच 10/3। अब लोग सर करना ही क्या है, इसमें पेयर्स वाइज डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं t3 अपॉन t2 निकालते हैं। तो t3 क्या है आपके पास, t3 हमारे पास है 30 अपॉन t2 कितना आपके पास 135। तो t3 की वैल्यू पुट करो, NC2 इंटू x⁴n−2 इंटू y⁴2 अपॉन NC1 इंटू x⁴n−1 इंटू क्या है आपके पास y⁴1। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन 135। क्या 3 से डिविजुअल है, 5 से भी डिविजुअल है, आई थिंक 15 से डिविजुअल, 2 टाइम्स में 15 से 9 टाइम्स में 2/9। अब बताओ NCR अपॉन NCR-1 क्या होता है, क्या होता है NCR अपॉन NCR-1, तो आपका होता है n-r+1 n-2+1 अपॉन कितना r दैट इज 2।
और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x। y/x इक्वल टू 2/9। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका बन जाएगा n-1/2 इंटू y/x। हमें y/x की वैल्यू चाहिए, तो y/x की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी y/x इक्वल टू 4/9 इंटू n-1। अच्छी बात है, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सिमिलरली हम एक और पेयर यहाँ से डिराइव करते हैं, दैट इज T4/T3। क्या है T4? आपके पास T4 आपके पास है 10/3, 10/3 अपॉन कितना 30। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा T4 दैट इज NC3 इंटू x टू द पावर n-3 इंटू y टू द पावर 3, ठीक है, अपॉन T3 दैट इज NC2 इंटू x टू द पावर n-2 इंटू y टू द पावर 2। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इधर से आ जाएगा 1/9। अब आपके पास क्या है NCR अपॉन NCR-1। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो दैट इज इक्वल टू n-3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू इधर से आपके पास y, और यहाँ से आपके पास x, क्योंकि n-3 है n-2, ऑब्वियसली ये ग्रेटर है n-2, इंटू y/x इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, y/x इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा आपके पास, तो 3/9 इंटू n-3 प्लस 1 कितना होगा आपके पास n-2। तो यहाँ से आपके पास आ गया y/x इक्वल टू 1/3 इंटू n-2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 5। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 4 और 5 का दोनों का LHS पार्ट सेम है, तो RHS पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या है आपके पास LHS पार्ट में y/x, और फर्स्ट इस इक्वेशन 4 में RHS पार्ट क्या है 4/9, 4/9 इंटू n-1 शुड बी इक्वल टू 1/3 इंटू n-2। 3 से आपका 3 टाइम्स में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4n-8 इक्वल टू 3n-3। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अब n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आइदर 4 और 5 में, तो क्या आएगा आपके पास, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। तो अगर इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे n की वैल्यू 5, तो 5 - 1 4, 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास y/x इक्वल टू आ गया 1/9, दैट इज x इक्वल टू 9y। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आइदर इक्वेशन 1, 2 और 3 में कहीं पे भी आप x की वैल्यू क्या पुट करो, 9y, और n की वैल्यू 5 पुट करो। तो करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, n है, n की वैल्यू कितनी है 5, 5c1 इंटू x इक्वल टू आपके पास क्या आया, देखो यहाँ पे x इक्वल टू आया 9y, ये तो x की वैल्यू 9y पुट करो यहाँ पे, तो 9y टू द पावर n की वैल्यू कितनी 5, 5 - 1 इंटू y इक्वल टू 135। तो 5c1 5 इंटू 9 टू द पावर कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 4 इंटू y टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 5 इक्वल टू 135।
5 से आपके कितने टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा? 5 टू ज 10 और बाकी कितने आ गया आपके पास? 5 टू ज 10 27। तो यहाँ से आपके पास आ गया y टू द पावर 5 इक्वल टू 27 अपॉन 9 टू द पावर 4। तो यहाँ से आपके पास y टू द पावर 5 इक्वल टू 27 3 क्यूब अपॉन नीचे आपके 3 टू द पावर 8। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आई दैट इज 1/3 और x इक्वल टू आपके पास क्या है? 9y है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई y की वैल्यू पुट करने पे। हमें क्या चाहिए? आपको चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए 6 इंटू एन क्यूब। एन क्या है आपके पास? 5 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है वो आपके पास? 1/3। तो यहाँ से आपके पास 6 इंटू 125 प्लस 9 प्लस 1/3। तो आपके पास जो आ जाएगा 125 प्लस 9 134 134 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1/3 2। तो यहाँ से आंसर निकाल लेना 6 4 जा 24 रिमेनिंग 2 आपका 80 आ जाएगा प्लस 2 मीन्स 806 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपना इसको ध्यान में रखना हमेशा। क्या बोलता है? सो दैट नो 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट कैन बी इन जीपी। कोई भी 3 जो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो कभी भी जीपी में नहीं होगा, कभी नहीं जीपी में होगा, और ना ही एचपी में होगा, नाइदर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर आप जानते हो तो चलिए हम जीपी के लिए सॉल्व करते हैं, एचपी के लिए आप सॉल्व कीजिएगा या इसको याद रखिएगा, ठीक है, नोट करके। क्योंकि मैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा जहाँ पे जे में डायरेक्टली पूछा गया है, यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। तो हम मान लेते हैं कि एक टर्म आपके पास है rth टर्म, मान लेते हैं कि लेट rth टर्म r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म इन जीपी, मान लेते हैं जीपी में। तो rth टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म r प्लस 1th टर्म r प्लस 2th टर्म इन जीपी। तो rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? NCr माइनस 1। r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? NCr। r प्लस 2th टर्म का क्या होगा कोफिशिएंट? NCr प्लस 1। अगर ये तीनों जीपी में है तो क्या इसका कॉमन रेशियो सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम NCr को NCr माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और NCr प्लस 1 को NCr से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं NCr अपॉन NCr माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के इक्वल होगा, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करें NCr प्लस 1 अपॉन NCr, ये किसके इक्वल होगा? तो बोलोगे सर यहाँ r की वैल्यू r प्लस 1 है, तो क्या होगा? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास NCr प्लस 1 अपॉन NCr, ये किसके इक्वल हो जाएगा? n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1, इक्वेशन 2। अब एक बात बताओ कि दोनों जब हमारे पास क्या है? कॉमन रेशियो है। क्या है आपके पास? कॉमन रेशियो है। तो क्या जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो दोनों को इक्वेट करो, आपके पास क्या होगी? n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर शुड बी इक्वल टू n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आएगा NR माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस n माइनस आर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू NR माइनस आर स्क्वायर। तो क्या आपका NR माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया? बिल्कुल। क्या R आपका कैंसिल आउट हो गया? बिल्कुल कैंसिल आउट।
तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई? -1। क्या n की वैल्यू -1 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। n कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अभी जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए कर रहे हैं, इंटीग्रल इंडेक्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि किसी भी एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उसकी किसी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स या 3 से ज़्यादा, 3 कंसेक्यूटिव और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे वो कभी भी जीपी में नहीं हो सकते हैं, ना ही एचपी में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 10 प्रॉब्लम जो कि आपको जरूर करनी चाहिए जेई के लिए। ये क्वेश्चन कितना हैवी लग रहा है ना, देखो। लेट द कोफिशिएंट ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स tr, tr+1, tr+2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बी इन जीपी। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज ये भी हो सकते हो कि x+y है और कहीं पे मेंशन नहीं है बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में, लेकिन जब हमें बोला कि x+y⁴ का कोफिशिएंट, तो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो tr+1 इक्वल टू क्या होगा? ncr, दैट इज 12cr इंटू x⁴ r इंटू y⁴r। तो आपका कोफिशिएंट तो यही है ना, ये इस टर्म का, तो कोफिशिएंट तो बाइनोमियल ही आएगा यहाँ पे। क्या वो कभी पॉसिबल है? क्योंकि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं, tr, tr+1, tr+2। क्या पॉसिबल है कभी जीपी में? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आगे पढ़ो, एंड p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। r की जितने पॉसिबल वैल्यूज है ना, सारे हैं, p वो नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल ही नहीं होगा? तो p का वैल्यू कितना होगा? 0, नॉट पॉसिबल। अब देखो, अब इसका सेकेंड पार्ट, लेट q इज द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा, इसके पिछले लेक्चर में, कि हम लोग कैसे रेशनल टर्म्स निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? जनरल टर्म निकालते हैं। तो अगर इस एक्सपेंशन में हम देखा जाए कि जनरल टर्म क्या होगा, ठीक है, तो जनरल टर्म आपके पास क्या आएगा? यहां से हम निकालते हैं जनरल टर्म को। तो जनरल टर्म tr+1 इक्वल टू 12cr इंटू 4√3 टू द पावर 12 - r इंटू 3/4 या ⁴4 टू द पावर r। अब बोलोगे आगे क्या करेंगे सर? तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। इसका मतलब क्या? 3 टू द पावर 1/4 है, बिल्कुल। तो 3 टू द पावर 1/4 मीन्स 12 - r/4 इंटू 4 टू द पावर मीन्स 4 का क्यूब रूट है, तो हमेशा प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2² और इस पे पावर 1/3 है, तो मीन्स 2 टू द पावर कितना है आपके पास? 2/3 है। तो 2 टू द पावर आपके पास कितना हो जाएगा? 2r/3, ये आपके पास होगा। अब क्या यहां से पता चल रहा है कि 2r 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू आर जब 3 से डिविजिबल होगा तो 2 तो नहीं है 3 से डिविजिबल, तो ऑब्वियसली r होना चाहिए किसका मल्टीपल? 3 का मल्टीपल। चलिए लिखते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। अभी हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। अभी हमने श्योर नहीं है कि ये हो सकता है, लेकिन इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो r आइदर 0 होगा, या फिर आपके पास क्या होगा? 3 होगा, या फिर आपके पास 6 होगा, या 9 होगा, या 12 होगा। अब इसमें देखो, इसमें बोला कि 12 - r शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो क्या 12 - 0 डिविजिबल बाई 4 होगा? होगा। 12 - 0/4 डिविजिबल होगा, लेकिन 12 - 3/4 ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या 6 के लिए पॉसिबल है? तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 12 - 6 ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। क्या 9 के लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वैसे नंबर ही पॉसिबल होंगे जो वो भी 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे 12 - r/3 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? चलिए 12 - r/4,
क्या लिख सकते हैं 12/4 माइनस r/4। तो ये तो आपके पास 3 आ गया, तो r आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक आपके पास आंसर 0 होगा, एक 12 होगा। तो r के इस वैल्यू के लिए वो क्या होंगे, आपके पास रेशनल टर्म्स होंगे। तो हम निकालते हैं कि r की वैल्यू 0 के लिए क्या होंगे, तो 12c0 इंटू आपके पास क्या था वो एक्सपेंशन, फोर्थ रूट ऑफ थ्री प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 टू द पावर हाउ मच, टू द पावर 12। तो 12c0 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर 12 माइनस 0 दैट इज 12, एंड रिमेनिंग इस पे पावर कितना होगा 0। चलो नेक्स्ट 12c12 में इस टर्म पे पावर 0 चला जाएगा, बाकी सारे इस पे चले जाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 4 टू द पावर 12, यहाँ से बताओ 12c0 की वैल्यू तो 1 ही होगी। तो 3 टू द पावर कितना है आपके पास 1/4 टू द पावर 12 प्लस यहाँ पे आपके पास 4 टू द पावर 1/3 टू द पावर 12, यहाँ से 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 प्लस 4 टू द पावर 4 कितना होगा 256। तो आपके पास Q की जो वैल्यू आई मीन्स जो सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स वो कितना आ गया, तो आपके पास आ गया वो 763, और आपके पास कितना हो जाएगा 7 6 13 3 5 2 7 1 8 283। तो P प्लस Q विल बी इक्वल टू 283। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया। ये टोटल 10 प्रॉब्लम्स। और हमने देखा कि कभी कभी जेई में क्या होता है, टाइपिंग एरर की वजह से होता है। तो आप कभी किसी प्रॉब्लम पे स्टक कर रहे हो ना, तो उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। जब आपके पास लास्ट में टाइम होगा ना, तो उसको सॉल्व करना। तो ये सारे 10 प्रॉब्लम्स हमने इस पे डिस्कस किए, इस कॉन्सेप्ट पे, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग 3 और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स और कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे मस्ट डू प्रॉब्लम्स फॉर जेई, वो सारे प्रॉब्लम जिनको करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सारे इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 10 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको करने हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है आपके पास। फर्स्ट प्रॉब्लम्स, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो 1:5:20, देन द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म आपको निकालना है। Similarly, next question, if the coefficient of 3 successive terms in the expansion of this are in the ratio, then find these terms in the expansion is, find the first term of this expansion. Let the coefficient of 3 consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus 2x, इसको ध्यान से सॉल्व करना। ये 1 plus 2x है और कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है, तो 2 का वहाँ कोई रोल होगा। is 2:5:8, then the coefficient of the term which is middle of these 3 term. Similarly, आपके पास for a positive integer n, 1 plus 1/x to the power n is expanded in increasing power of x. If 3 consecutive coefficient of in this expansions are in the ratio दिया वो 1:5:12। अब बताओ इंक्रीजिंग पावर ऑफ x बोला, ठीक है, तो उसको करना है वहाँ पे, ठीक है, और किसी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को वहाँ पे लेना है 2:5:12 आपके पास। अब बताओ इसमें इंक्रीजिंग पावर ऑफ x क्या होगा, तो इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, तभी ना आपके पास इंक्रीज 1 + x to the power 0, ठीक है। फिर क्या होगा आपके पास, क्या ऐसा होगा 1 + x to the power n होगा फर्स्ट, नेक्स्ट 1/x to the power n-1, ये पावर निगेटिव में है, तो इसका ध्यान में रखना। The coefficient of 3 consecutive terms of this are in the ratio. Similarly, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स के आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं यहाँ रुकता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रुकता हूँ इस 3 प्रॉब्लम्स के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रुकता हूँ इस 4 प्रॉब्लम्स के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आई होप आ गया होगा, थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट लो, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके, देख लो कितनी मेहनत लगती है
कोई बात नहीं, हमें मेहनत करना है, आपके लिए करना है। ठीक है, चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय।